हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग कला के मूलभूत तत्व और उसके टेक्निकल शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये हम लोगों का 4th लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर में हम लोगों ने कला के सृजन के मूलभूत तत्वों के कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कर चुके हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग आगे के टॉपिक को चर्चा करेंगे। तो जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद पॉपअप पर लिंक आएगा, आप लोग वहां से टच करके उन वीडियो को भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा और इनसे एग्ज़ाम में रिलेटेड तमाम क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो आइए हम आप सभी लोगों के समक्ष एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भाव का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए जाते हैं: आकृति के द्वारा, रेखा के द्वारा, रंग के द्वारा या धरातल के द्वारा। तो आप लोगों का क्या राय है और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी मानसिक जो पटल पर या जो हमारे मन में जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, उसकी जो आकृति हमारे मानसिक पटल पर बनती है, उसका प्रदर्शन हम किसके माध्यम से करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। उसी के क्रम में आज जो हमारा टेक्निक का जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका जो नाम है सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेखा अर्थात लाइन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पुटअप किए जाते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। सभी लोग जानते हैं और इसका तात्पर्य आप लोग तुरंत दे देते हैं। ऑप्शन में जो रहता है कि क्षय वृद्धि, रूप, रंग या रेखा। तो आप सभी लोग कहते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं। परंतु दोस्तों, इस जो आप लोगों के समझ जो ये शब्द दिया जा रहा है उसका भी मतलब आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग रेखा के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो रेखा है, मैंने आप लोगों को परिभाषा बताया, परंतु इसकी 2 परिभाषाएं निकल के आती हैं। वो परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसा कि सभी लोगों को बताया जा चुका है कि एक इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है ज्यामिति। एक इसकी ज्यामिति की परिभाषा होती है और दूसरी जो इसकी परिभाषा जो होती है वो कला अलंकरण। कला अलंकरण के परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा दी जाती है। जिस परिभाषा को मैंने आप सभी लोगों के समक्ष डिस्कस किया कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं, अर्थात इसको हम लोग लाइन कहते हैं। परंतु दोस्तों, इस ज्योमेट्री का ये परिभाषा है। आप सभी लोग टेक्निकल आर्ट पढ़े होंगे या मैथमेटिकल पढ़ते होंगे, तो सभी लोग जानते हैं कि जो यंत्रों के माध्यम से जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री में प्रयोग करते हैं। और एक हम लोग फ्री हैंड अर्थात मुक्त हाथों से भी रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो जो ज्योमेट्री के माध्यम से जिन रेखाओं का निर्माण किया जाता है वो हम लोग ज्यामिति रेखा, और उसकी परिभाषा 2 बिंदुओं के बीच या 2 सीमाओं के बीच की जो रेखा होती है उसको हम लोग 2 बिंदुओं के बीच या 2 सीमाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा होती है अत्यंत सूक्ष्म होती है, परंतु ये किसी दिशा और गति को भी निर्देशित करती है। जैसे मान लीजिए कि ये रेखा जारी है और इसमें किसी प्रकार की कोई संकेत नहीं निर्देशित करी है, परंतु मैं जैसे ही इसका तीर लगाता हूं ये संकेत आगे की तरफ करती है, अर्थात ये दिशाओं को भी प्रदर्शित करती है और इसकी गति को भी प्रदर्शित करती है। ये तो होती है ज्योमेट्री।
परंतु हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ेंगे वो कला के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, और इसकी जो मैं परिभाषा आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूं वो परिभाषा होती है आकृति रेखा। इसी आकृति रेखा को हम लोग रेखा की परिभाषा के रूप में या इसके अर्थ के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने दो परिभाषाएं दिया, एक ज्यामिति और एक अलंकरण। अगर हम लोग भारतीय कला और कला के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसी रेखा के ऊपर चर्चा करते हैं, न कि इस रेखा के माध्यम से। इस रेखा का प्रयोग अगर हम लोग इस कला में प्रयोग करेंगे तो वो किसी प्रकार के भावों का या किसी भी रूप को अच्छे से निर्देशित नहीं कर सकती है। परंतु अगर हम लोग आकृति रेखा अर्थात हम लोग फ्री हैंड से किसी भी रेखा का अगर हम लोग निर्माण करते हैं तो ये रूप का निर्माण कर देती है। या किसी भी अगर हम लोग रूप का निर्माण करते हैं, जैसे ही हम लोग मुक्त आंखों से रेखा का निर्माण करते हैं तो यह एक रूप का निर्माण करने लगती है। इसी को हम लोग फ्री हैंड कहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आकृति रेखा को हम लोग अलंकरण में प्रयोग करते हैं, और इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके मानसिक पटल पर किसी भी रूप का या किसी भी वस्तु की अगर भाव उत्पन्न होती है तो उसका प्रदर्शन या उसकी अभिव्यक्ति आप किसके माध्यम से करते हैं? इसी रेखाओं के माध्यम से करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने जो कोई रूप है या कोई भी वस्तु है, अगर उसकी अभिव्यक्ति या प्रवाह का जो अंकन किया जाता है उसी को हम लोग अलंकरण रेखा में प्रयोग करते हैं। और जैसे ही किसी आकृति या किसी वस्तु का अगर हम लोग अंकन करते हैं तो वो रेखा के माध्यम से करते हैं और वो रूप प्रदर्शित करती है। और इसी जो रूप है या ये जो रेखा हमें क्या प्रदर्शित करती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा है एक प्रकार से क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है। ये प्रतीकात्मक क्या होती है? प्रतीकात्म को प्रकट करती है। इसीलिए ये जो रेखा होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग बात करें कि रूप की अभिव्यक्ति में प्रवाह के अंकन को ही हम लोग रेखा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग अलंकरण रेखा के ऊपर बात करें तो किसी आकार की, ध्यान दीजिएगा, किसी आकार की गति एवं शक्ति का प्रतीकात्मक रेखांकन ही अलंकरण रेखा के रूप में जानी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी भी रूप की अभिव्यक्ति करना हो तो हम लोग इसी रेखा के द्वारा करते हैं। अगर किसी का हम लोग प्रतीकात्मक संकेत देना होता है तो इन्हीं रेखाओं का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रकार से ये रेखा की परिभाषा होती है। अगर आप लोगों के शब्द में आ जाए कि रूप का प्रदर्शन या किसी रूप हो या किसी वस्तु हो या अपने भावों का अगर अभिव्यक्ति करना हो या प्रदर्शन करना हो तो उसकी हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? तो रेखा के माध्यम से करते हैं। और बिना रेखा के माध्यम से हम लोग रूप का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये रेखा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेखा के ऊपर हम लोगों ने जो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को समझाया और प्रदर्शित किया, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और इसी जो रेखा के कुछ और भी शब्द होते हैं जो कि मैं आप सभी लोगों के समक्ष इसके माध्यम से आगे समझाने की कोशिश करूंगा। तो इतना आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहीं पर दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे दोस्तों अभी इसी को लेकर रेखा से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और कुछ शब्द होते हैं
रेखा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी शब्द आ जाता है दूसरे पॉइंट पर अगर बात करें तो स्केच। दोस्तों ये स्केच क्या होता है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्केच किसे कहते हैं। तो यही इसका रेखा में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। किसी वस्तु की शीघ्रता से खींची गई बाह्य आकृति, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की शीघ्रता से खींची गई बाह्य आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाकृति कहते हैं, या इसी को हम लोग स्केच कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी रूप हो या किसी भी वस्तु है, उसका शीघ्रता से खींचा गया बाह्य आकृति अर्थात उसकी आउटलाइनिंग को ही हम लोग स्केच कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या नामों से जानते हैं? रेखा कृति आदि नामों से जानते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जो भी बीएफए या के कैंडिडेट होंगे तो वो सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों को स्केचिंग करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टैंड पे, किसी की भी फास्ट स्केचिंग इसी के माध्यम से की जाती है। अर्थात किसी भी रूप को जब हम लोग देखते हैं, किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो हमारे मानसिक पटल पर या सामने जो भी वस्तु होती है उसका हम लोग आउटलाइनिंग बहुत फास्ट करते हैं और शीघ्रता से करते हैं। उसकी डिटेलिंग में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, परंतु किसी भी वस्तु या किसी भी रूप की शीघ्रता से खींचा गया बाह्य आकृति को ही हम लोग स्केच कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्केच क्या हो, और इसमें यही रेखा का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो रेखा कैसी होती है? वो अलंकरण रेखा होती है, क्योंकि मुक्त हाथों से ही रेखा खींची जाती है। दूसरा, रेखा से ही रिलेटेड जो शब्द आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा अगला जो पॉइंट होगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन या आप लोग जब राजस्थानी या मुगल या तमाम कलाओं का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आता है, एक शब्द आता है जिसका नाम है पिटाई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उसका नाम होता है टिपाई। दोस्तों ये टिपाई क्या होता है? टिपाई के ऊपर भी अगर हम लोग चर्चा करें तो ये टिपाई भी रेखाओं से ही या रेखाकृति को ही हम लोग टिपाई भी कहते हैं। और ये जो होती है भारतीय कला में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब भी इस टिपाई की बात आए तो टिपाई का भी तात्पर्य रेखाकृति से ही होता है। किस प्रकार से? टिपाई का तात्पर्य होता है कि भारतीय जब कला हम लोग पढ़ते हैं तो किसी वस्तु की रेखांकन का जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग टिपाई कहते हैं, या उसी को हम लोग स्केच कहते हैं। आज हम लोग वर्तमान समय में जो स्केच कहते हैं वो प्राचीन काल में इसी को हम लोग टिपाई के भी नाम से जानते थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये टिपाई क्या होता है। अगर शब्द आए तो ये रेखाकृति ही है या ये स्केचिंग ही है, जो कि हम भारतीय कला में इसका शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो टिपाई का तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु की रेखांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग टिपाई कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला इसी से रिलेटेड जो शब्द आता है उसका नाम होता है गदकारी। दोस्तों ये गदकारी भी शब्द आता है, टिपाई भी आता है, गदकारी। ये गदकारी क्या होता है? यहाँ पर गदकारी में भी रेखांकन का ही महत्व होता है और इसी के माध्यम से ये रिलेटेड है, जिसको मैं आप सभी लोगों के समझ एक की एक कड़ी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो गदकारी होती है, जब हम लोग
टिपाई करने के बाद या स्केचिंग करने के बाद जब वो आकृति तैयार हो जाती है, तो जब उसमें हम लोग कलरिंग करते हैं या उसके अंदर जब हम लोग रंग भरते हैं, तो इसी टिपाई के पश्चात जब हम लोग उस आकृति में रंग भरते हैं तो उसी को हम लोग गदकारी करते हैं। तो यहाँ पर शब्द आता है कि आकृति में जब हम लोग रंग भर देते हैं तो उसी को हम लोग गदकारी कहते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी से रिलेटेड एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं खोलाई। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खोलाई, खोलाई किसको कहते हैं? तो इसकी भी परिभाषा आप सभी लोग समझ लीजिए। जो खोलाई होती है, जब हम लोग किसी भी रूप का हम लोग गदकारी के पश्चात, इसमें क्या होता है कि खोलाई का तात्पर्य जो होता है कि जब हम लोग किसी भी आकृति में रंग भर देते हैं तो रंग भरने के बाद उस आकृति की जो लाइनिंग होती है वो रंगांकन के बाद थोड़ी हल्की हो जाती है और उस रेखांकन को पुनः प्रदर्शित करने के लिए या उसको हाईलाइटिंग करने के लिए या उसकी आउटलाइनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसी को हम लोग खोलाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया कि हम लोग जब कृति में रंगांकन करके के बाद उसकी पुनः रेखाओं से जब हम लोग क्या करते हैं, उस चित्र की आउटलाइनिंग तैयार कर देते हैं तो उसी को हम लोग खोलाई कहते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों ये हमारा पूरा मानव शरीर है, जैसे आपके समझ ये पूरा मानव शरीर है, परंतु ये जो हमारी इस शरीर की क्या कहते हैं कि ये ऊपरी जो परत होती है इसको हम लोग खोल कहते हैं। तो ये इसी प्रकार से ये चमड़ी है, ये इसी को खोलाई के भी रूप में जानते हैं। तो ये मानव शरीर और इसके अंदर जो हमारी मांसपेशियां हैं, सारी चीज़ें हैं, डिटेलिंग, तो इसको हम लोग खोलाई कहते हैं। अर्थात रंग भरने के बाद जब उसकी पूरी तरह से हम लोग आउटलाइनिंग फिर रेखाओं से कर देते हैं तो उसी को हम लोग खोलाई कहते हैं। तो ये आदि तमाम शब्द जो हैं भारतीय कला में एक तकनीकी और मूलभूत शब्दों के रूप में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेखा से ही रिलेटेड स्केच, टिपाई, गदकारी और खोलाई को प्रस्तुत किए और आप सभी लोगों को समझाया। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निकल शब्दों को डिस्कस किया और आप सभी लोगों के समझ प्रस्तुत किया गया। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग एक नए टॉपिक के मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू दोस्तों।